वेलकम टू माय शो कहानियां फिल्मों की। और आज जो हम फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो फिल्म है राम सेतु। इस फिल्म की डायरेक्शन और प्रोडक्शंस के बारे में आप जानने के लिए गूगल सर्च कर लीजिए। हम सिर्फ इस फिल्म की कहानी की बात करेंगे सेगमेंट बाय सेगमेंट। तो फिल्म की कहानी की बात करते हैं तो फिल्म की कहानी शुरुआत होती है अफगानिस्तान में। वहां पे दिखाया जाता है कि कुछ तालिबानी एक बड़े से स्टैचू को बम से उड़ा रहे हैं और बताया जाता है कि वो स्टैचू भगवान बुद्ध का है। उसके बाद कहानी सीधा 6 साल बाद फॉरवर्ड हो जाती है और 6 साल बाद उसी जगह पे एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम आती है जिसमें कई देशों के आर्कोलॉजिस्ट भी आते हैं। हालांकि ज्यादा देशों के आर्कोलॉजिस्ट वहां दिखाई नहीं दिए स्क्रीन पे। खैर, इंडियन और पाकिस्तानी आर्कोलॉजिस्ट तो पक्के दिखाई दिए। उसके बाद इंडियन आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हैं डॉक्टर आर्यन, जो कि हमारे फिल्म के हीरो हैं अक्षय कुमार। उसके बाद इंडियन आर्कोलॉजिस्ट और पाकिस्तानी आर्कोलॉजिस्ट चले जाते हैं एक गड्ढे के पास और हल्का सा गड्ढा करते ही उनको एक बक्सा मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वहां पे बक्सा पहले से ही तैयार हो कि आओ भाई हल्का सा मिट्टी हटा और ये बक्सा हाँ आप उठ खोल लेना। गए भाई, उन्होंने बक्सा हटाया और बक्सा खोल लिया। उसके बाद जैसे उस बक्से को खोला उसमें देखा उन्होंने काफी सारे सिक्के हैं और मोती हैं। जैसे कि लग रहा हो वो बक्सा अभी अभी रखा गया हो। ना उस सिक्के में मिट्टी है ना धूल है, बिल्कुल चकाचक। और बक्सा खोलने में भी उनको कोई आसानी, बिल्कुल आसानी से खोल लिया गया। ऐसा लगा जैसे वो बक्सा रखा गया था, बस आओ और तो उठा लो। खैर जाने दो। उसके बाद वो सिक्का उठाते हैं डॉक्टर आर्यन और देखते ही कहते हैं अरे यार ये तो वो भारत के आखिरी हिंदू राजा की सिक्के हैं। भाई गजब के आर्कोलॉजिस्ट हैं, देखते ही पहचान गए। खैर, एक बेस्ट आर्कोलॉजिस्ट हैं, दिखाना चाहते हैं, हमने देख लिया। उसके बाद अचानक वहीं पे तालिबानी आ जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद सब भागने लगते हैं इधर उधर। तो उसमें फिर ये डॉक्टर आर्यन कहते हैं नहीं मैं बक्सा लेके जाऊंगा। तो फिर ये बक्सा डॉक्टर आर्यन यानी कि जो इंडियन आर्कोलॉजिस्ट हैं और एक पाकिस्तानी आर्कोलॉजिस्ट, वो दोनों बक्से को उठाते हैं और भागते हैं। और ऐसे भागते हैं कि जैसे बक्सा 1 किलो का हो। बक्से में पूरा टोटल वजन ही 1 किलो का, और ना जाने वो सिक्के फॉर्म के थे या किसके थे पता नहीं। 1 किलो का बक्सा हो ऐसा लेके भागे। खैर, आप स्क्रीन पे देखोगे तो लगेगा आपको कि बक्सा लेके ऐसे भाग लिए जाते हैं। फिर भागते भागते गड्ढे में गिर जाते हैं और वो गड्ढा एक लगभग सुरंग है। सुरंग के थ्रू अंदर से जाते हैं और पहुंचते हैं एक ऐसे गड्ढे के अंदर जहाँ पे एक बड़ा सा भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है। उनको जैसे एक नया खोज कर लिया उन्होंने कि हाँ भगवान बुद्ध का रिक्लाइन स्लीपिंग में था, तो रिक्लाइन बुद्धा जिसे कहते हैं वो उनको मिल जाता है। वो भी ऐसा लगता है जैसे पूरा गड्ढा साफ सुथरा हो, साफ सुफ करके गए हो और भाई तुम आओ और ढूंढ लेना। तो उसके बाद वहां से स्क्रीन खत्म हो जाती है। फिर स्क्रीन चल जाती है, सीधा पाकिस्तान पहुंच जाते हैं मीडिया कॉन्फ्रेंस के पास। वो तालिबानी क्यों आते हैं, उसके बाद तालिबानी का क्या होता है, वहां पे अटैक होता है, फायर होता है, उसके बाद क्या होता है कुछ नहीं पता, सीन ही खत्म। फिर सीन सीधा पहुंचता है पाकिस्तान। वहां पे एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। तो मीडिया कॉन्फ्रेंस में भाई उस जो बक्सा में मिले, जितने बक्से में मिले होते हैं उनको आधा आधा कर दिया जाता है, यानी कि आधा पाकिस्तान को और आधा हिंदुस्तान को दे दिया जाएगा। तो भाई वहाँ पे एक क्या कहते हैं रिपोर्टर होता है, वो पूछ लेता है भाई कि अगर ये हिंदू राजा के सिक्के हैं तो पाकिस्तानी के सिक्के किस लिए? वो उनको सारा सौंप देना चाहिए उनको, तो हिंदुस्तान को। तो भाई डॉक्टर कहते हैं ना हम तो संस्कृति को मानते हैं, धर्म को नहीं मानते। तो फिर वो बता देते हैं कि भाई मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं धर्म को नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूं। मैं तो उन्हीं चीजों पे विश्वास करता हूं जिसको प्रूव कर सकता हूं और जिसको मैं देख सकता हूं। कहने का मतलब है यहाँ पे सिर्फ दिखाया गया है कि ये जो आर्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर आर्यन, ये एक नास्तिक है। भाई हमने देख लिया, समझ गए, ठीक है। उसके बाद कहानी सीधा पहुंच जाती है दिल्ली, यानी कि आर्कोलॉजिस्ट दिल्ली वापस आ जाते हैं अपने घर। और घर में दिखाया जाता है एक उनकी वाइफ है और एक छोटा बच्चा है। वाइफ का रोल नुसरत जी ने किया है, जो कि हालांकि ट्रेलर में सभी समझ जाएंगे देख के। उसके बाद कहानी का मेरे को लगता है पहला सेगमेंट यहीं खत्म हो जाता है। इस सेगमेंट में मेरे को लगता है कि राम सेतु के लिए कुछ नहीं था यहाँ पे। बस एक कैरेक्टर का जो हमारे हीरो हैं उनका थोड़ा सा इंट्रो दिया गया कि एक वो आर्कोलॉजिस्ट हैं, वो भी बेस्ट। उसके बाद वो नास्तिक है, दूसरा एक स्मॉल फैमिली है। जस्ट यहाँ पे पहला सेगमेंट समाप्त हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। कहानी पहुंचती है रामेश्वरम कोस्ट पर। वहां पे दिखाया जाता है कि कुछ पब्लिक विरोध कर रही है राम सेतु के तोड़े जाने का। ये विरोध एक पुष्पक शिपिंग कंपनी के सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हो रहा होता है।
इस कंपनी के ओनर इंद्रकांत वर्मा होते हैं, जिनका रोल नसार जी ने किया है। फिर वहां पे दिखाया जाता है कि एक मीटिंग होती है एक मिनिस्टर और इंद्रकांत वर्मा के बीच। तो मिनिस्टर बताता है कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआई फाइल कर दी है इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में। वहां पे फिर ये दोनों मिलकर एक फैसला करते हैं कि आर्कोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से एक रिपोर्ट तैयार करवा ली जाए, जिसमें कहा जाए कि ये राम सेतु प्राकृतिक बना हुआ है, यानी नेचुरल मेडेड बना हुआ है, ना कि किसी मैन मेडेड के थ्रू, और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी जाए। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दूसरी तरफ स्क्रीन पहुंचती है आर्कोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया पे। वहां पे डॉक्टर आर्यन को उसका जॉइंट डायरेक्टर बना दिया जाता है और ये रिपोर्ट भी उन्हीं से बनवाई जाती है। इसका कारण है क्योंकि वो एक धर्म को मानते नहीं है और नास्तिक हैं। ऊपर से जो वो प्रूफ कर पाते हैं वो उन पे विश्वास करते हैं। तो ये तो हम पहले भी जान चुके हैं कि डॉक्टर आर्यन के बारे में कि वो नास्तिक हैं। तो ये वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस रिपोर्ट के लेके बीच फिर दिखाई जाती है कि इनकी फैमिली यानी वाइफ के बीच में थोड़ा सा बहस होती है इस रिपोर्ट को लेके, पर ये रिपोर्ट सबमिट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से जब ये रिपोर्ट पब्लिक होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक को धार्मिक भावना को ठेस पहुँचती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण पूरी तरह से काल्पनिक है और इसमें राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो राम सेतु तो प्राकृतिक बना हुआ है, न कि राम के द्वारा बनाया गया है। तो इससे पब्लिक की थोड़ी सी भावना को ठेस पहुँचता है, क्योंकि हम तो पब्लिक तो भगवान को राम मानती है इंडिया में। तो थोड़ा सा इस इशू पे थोड़ा सा दिखाया जाता है बस। उसके बाद जस्ट ये इशू जैसे बनता है तो पॉलिटिकल एक फैसला आता है कि इसे जॉइंट डायरेक्टर से सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद इनको घर बैठा दिया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि इंद्रकांत और डॉक्टर आर्यन की एक मीटिंग तय करवाते हैं एक मिनिस्टर, और फिर इस मीटिंग में इंद्रकांत वर्मा डॉक्टर आर्यन को बताता है कि हमारी कंपनी ने एक शिप तैयार करी है, पर वो शिप तेल थोड़ी ज्यादा पीती है। इस वजह से हम ये छोटा रूट बनाना चाहते थे राम सेतु से श्रीलंका की तरफ, एक छोटा रूट जिससे इनकम और बढ़ जाए हमारी। तो अब इसलिए हम ये राम सेतु को तोड़ना चाहते हैं। वहां पे ये राज खुल जाता है कि राम सेतु को आखिर तोड़ना क्यों चाहते हैं। पहली स्टोरी के दूसरे हिस्से में हमें नहीं पता चलता, पर अब स्टोरी खुलती है तो अब पता चल जाता है कि राम सेतु को तोड़ा क्यों जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप राम सेतु जाओ और वहां पे रिसर्च करो और कुछ प्रूफ लेके आओ कि ये प्राकृतिक बना हुआ है, ना कि किसी मतलब मैन मेडेड है। तो फिर उनको बोलते हैं कि हम आपको रिसर्च के लिए सारा सामान प्रोवाइड कराएंगे, यानी जितने भी इक्विपमेंट और मैन पावर की जरूरत पड़ेगी वो हम प्रोवाइड कराएंगे और गवर्नमेंट से अप्रूवल भी ले लेंगे। आप राम सेतु जाओ और रिसर्च करो। डॉक्टर आर्यन मना कर देते हैं वहां पे एग्जैक्टली, और वो कहते हैं कि पहले ही इतना इश्यू हो चुका है मेरे नाम पे, और वैसे भी मैं सस्पेंड हूं, तो मेरी रिसर्च को मानेगा कौन। तो इंद्रकांत कहते हैं कि नहीं, हम तो मान लेंगे और गवर्नमेंट को भी मतलब प्रूफ कर लेंगे हम, आप जाओ। तो वहां पे मना करते हैं। मना करके वो मीटिंग से बाहर निकलते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं वहां पे सिर्फ 2 लोग, यानी पब्लिक के नाम पे पिक्चर में और लोग थे ही नहीं, सिर्फ 2 लोग, और वो उनका मुंह काला कर देते हैं। वो धार्मिक भावना को ठेस की वजह से दिखाया जाता है इस तरह से। उसके बाद उसी टाइम एक फोन आता है उनके स्कूल से, उनके बच्चे के स्कूल से, कि तो हमारे बच्चे ने किसी से लड़ाई कर ली। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी बच्चे ने आपस में एक दूसरे को, उनके बच्चे को रावण कह दिया था और थोड़ी सी लड़ाई हो गई। यानी धार्मिक भावनाओं को दिखाने के लिए, यानी पब्लिक की गुस्से को दिखाने के लिए सिर्फ ये 2 सीन थे इस पूरी पिक्चर में, इसके अलावा कुछ नहीं। वो फिर घर पहुंचते हैं अपने बच्चे को लेके, और घर में फिर सोचते हैं कि नहीं, मुझे रिसर्च के लिए जाना चाहिए और प्रूफ करना चाहिए कि एक नेचुरल मेड बना हुआ है, यानी प्राकृतिक बना हुआ है। मुझे ये प्रूफ करना है कि किसी राम के द्वारा नहीं बना हुआ है। इसलिए फिर वो रिसर्च पे जाने के लिए, यानी राम सेतु जाने के लिए, रिसर्च के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कहानी का दूसरा हिस्सा समाप्त हो जाता है। यानी इस दूसरे हिस्से में हमें पता चल जाता है कि राम सेतु की फाउंडेशन क्या है, यानी राम सेतु को तोड़ा जाना है और क्यों तोड़ा जाना है। उसके बाद इसमें पता चलता है कि इसमें एक आर्कोलॉजिस्ट की क्यों जरूरत पड़ती है। यानी ये कहानी का जो शुरुआत होती है वहां पे हमें एक आर्कोलॉजिस्ट दिखाया जाता है, वो इसी वजह से दिखाया जाता है कि हमें एक आर्कोलॉजिस्ट की जरूरत है इस पिक्चर में आगे, इसीलिए उसका लीड रोल में देखा जा रहा है, और उसके लीड रोल में है अक्षय कुमार। तो कहानी का दूसरा सेगमेंट यही समाप्त होता है। कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है। डॉक्टर आर्यन निकल पड़ते हैं राम सेतु के लिए।
वहाँ पे एक वो शिप पर पहुँचते हैं। उस शिप पे उनकी मुलाकात होती है बाली से। बाली जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो उनको लेके जाता है शिप की लैब में। शिप की लैब में दिखाया जाता है कि रिसर्च के लिए लगभग सारे इक्विपमेंट्स होते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं। वहाँ पे डॉक्टर आर्यन की मुलाकात होती है डॉक्टर चंद्रा से, डॉक्टर गैब्रियल से जो कि एक कार्बन डेटिंग एक्सपर्ट होती है, और डॉक्टर सैंड्रा से जो कि एनवायरनमेंट साइंटिस्ट होती है। इनका रोल निभाया है जैकलिन जी ने। उसके बाद वहाँ पे दिखाया जाता है एक सूट जो कि आपने ट्रेलर में देखा होगा आयरन मैन की तरह। उस सूट में एक खासियत है, वो हवा में नहीं पानी में चल सकती है, और वो सूट पहन के रिसर्च करेंगे डॉक्टर आर्यन। खैर आपने ट्रेलर में देखा होगा। तो सूट को देख के डॉक्टर आर्यन काफी खुश होते हैं। फिर होती है उनकी एक मीटिंग। उस मीटिंग में सब अपनी अपनी राय रखते हैं और एक इमेज दिखाई जाती है जो कि सोनार तकनीक से ली गई इमेज होती है। उस इमेज को देख के डॉक्टर आर्यन आपस में डिस्कस करते हैं कि लगभग रामायण की एज क्या रही होगी, यानी राम का युग कब रहा होगा। तो वहां पे एक बुक को रेफरेंस लेते हैं जो कि पुष्कर भानगर की बुक होती है, डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड रामा। इसके हिसाब से एक डेटिंग निकाली जाती है कि रामायण लगभग 7000 साल पुरानी है, यानी करीब आज से 7000 साल पुरानी। उसके बाद वहां पे तय हो जाता है कि राम सेतु की एज उस 7000 से ज्यादा की हो। बस इसका रिसर्च करना है हमें और इसका ही प्रूफ लेके आना है। नेक्स्ट दिन, अगले दिन उस कवच को पहन के डॉक्टर आर्यन समुद्र के अंदर जाते हैं। उस कवच की एक खासियत है, वो कवच एक वायर से बंधी होती है जो कि शिप में लगी होती है। फिर वो अंदर राम सेतु के नीचे तक जाते हैं और वहां पे वो काफी चीजें देखते हैं जो कि शायद स्क्रीन पे आप देखोगे तो बहुत अच्छी लगेगी, मुझे भी अच्छी लगी। उसके बाद वहां से कुछ सैंपल लेके आते हैं वो, और कुछ तैरते हुए पत्थर भी उनको देखते हैं वो, लेकिन वो लेके नहीं आते, सैंपल लेके आते हैं। फिर सैंपल का रिसर्च होता है। सैंपल का जब रिसर्च होता है तो उसमें कार्बन डेटिंग निकलती है लगभग 18,000 साल पुरानी। तो डॉक्टर चंद्रा कहते हैं ठीक है, हमारा रिसर्च कंप्लीट हुआ कि ये तो 18,000 साल पुरानी है और रामायण लगभग 7,000 साल पुरानी। तो यहाँ पे हम रिसर्च क्लोज करते हैं। पर डॉक्टर आर्यन कहते हैं नहीं, मुझे और प्रूफ चाहिए, पक्के प्रूफ चाहिए। मैं उन जो तैरते हुए पत्थर को उनका रिसर्च करना चाहता हूँ, मुझे वो तैरते हुए पत्थर चाहिए। तो फिर वहां पे वही सोनार इमेज को देख के तय करते हैं कि ये पत्थर कहाँ पे मिलेगा। तो अगले दिन वो फिर उसी सूट को पहन के समुद्र के नीचे जाते हैं और उस पत्थर को लेने के लिए। पर वो पत्थर जब देखते हैं तो कि वो पत्थर होता है श्रीलंकन बॉर्डर में, इंडियन बॉर्डर में नहीं होता। एक बॉर्डर आ जाता है ना, तो वहां पे वो श्रीलंकन बॉर्डर में होता है। तो फिर जब वो उसको लेने के लिए जाते हैं तो बाली उनको मना करते हैं कि ना, वो इंडियन सी में नहीं है, वो श्रीलंकन बॉर्डर है, उसमें नहीं जाना। लेकिन डॉक्टर आर्यन जिद करते हैं कि नहीं, मुझे तो जाना है, मैं लेके आता हूँ। उसके बाद बाली भागते हुए जाता है और उस शिप में जो वो रस्सी से बंधी होती है उस कवच का, वो ऊपर की तरफ खींच देते हैं। यानी वो रस्सी तेजी से कवच को ऊपर की तरफ खींचती है। जब कवच बाहर आता है तो वो ऊपर से खुला हुआ दिखता है, उसमें डॉक्टर आर्यन नहीं होते। तो फिर डॉक्टर आर्यन उस सूट से निकल गए होते हैं। फिर सीधा स्क्रीन दिखाई जाती है कि डॉक्टर आर्यन एक फ्लोटिंग पत्थर को लेके राम सेतु के ऊपर चलते हुए आ रहे हैं। एक सीन है, काफी अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद फिर उसकी कार्बन डेटिंग होती है और फिर पता चलता है कि वो तो 7,000 साल पुरानी है। तो यहाँ पे डॉक्टर गैब्रियल और डॉक्टर आर्यन, इतने में फिर वहां पे आती है डॉक्टर सैंड्रा। वो बताती है कि ये जो पत्थर है ये कहीं से ला के वहां पे लगाए गए हैं। तो इन तीनों में एक डिस्कशन होता है और फिर पता चलता है कि ये राम युग का ही पत्थर है, मतलब ये राम युग में ही बना हुआ सेतु है। उसके बाद एक मीटिंग और होती है। उस मीटिंग में कंपनी के ओनर यानी इंद्रकांत वर्मा फिर से दिखाई देते हैं एक स्क्रीन पे, और वो फिर डॉक्टर चंद्रा से पूछते हैं कि आपकी रिपोर्ट क्या है। डॉक्टर चंद्रा कहते हैं मेरी रिपोर्ट अभी भी वही है कि ये नेचुरल मेड है, ना कि मैन मेड है। फिर डॉक्टर आर्यन कहते हैं नहीं, हमें और प्रूफ चाहिए इसके लिए। तो फिर इंद्रकांत वर्मा उनको कहते हैं कि ठीक है, आप और पत्थरों का रिसर्च कीजिए, पर वो पत्थर श्रीलंकन वाटर में है, आप वहां जा सकते हैं, मैं श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात कर लूंगा, और लेकिन पर आपको रात में जाना होगा। तो फिर यहाँ पे उनका और रिसर्च के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहानी की तीसरा हिस्सा मेरे हिसाब से खत्म हो जाता है। पर इस हिस्से में काफी खामियां दिखाई मुझे, काफी सारी खामियां वैसे तो, पर मैं कुछ पे बात करना चाहूंगा जरूर।
जैसे कि ये साइंस फिक्शन मूवी है। यहाँ पे अभी तीसरे हिस्से में हम देख रहे हैं कि साइंस को थोड़ा ज़्यादा दिखा रहे हैं, जैसे कि लैब हो गया, एक्सपर्ट्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, उस तरह से इक्विपमेंट्स भी दिखाई दिए, फिर एक यहाँ पे एक सूट भी दिखाई दिया। पर मेरे को लगता है इस सूट में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब वो सूट उन्होंने बाली ने समुद्र के नीचे से तेजी से ऊपर की तरफ खींचा, उस सूट से डॉक्टर आर्यन निकल कैसे गए। इससे साइंस, अगर जो जिन साइंस को मानते हैं, देखते हैं, माना कि फिक्शन है पर फिर भी एक फिक्शन का एक दायरा होता है यहाँ पे, पर वो उस सूट से निकले कैसे, ये सवाल रह जाएगा। ना तो पब्लिक समझ पाई सूट से निकले कैसे, क्योंकि उस सूट को जब उन्होंने पहनाते हुए दिखा रहे थे तो बड़ी मुश्किल से उसको पहनाया हुआ दिख रहे थे, उसमें स्पेस नहीं दिख रहा था। ना ही उस सूट के लिए डॉक्टर आर्यन को थोड़ी सी भी ट्रेनिंग मिली, बस वो पहन लिया सीधा और चल दिया, यानी ऑलरेडी वो ट्रेंड थे इस चीज़ को लेके कि सूट को चला लेंगे। जब भी कोई एक साइंटिस्ट नया सूट कोई अलग पहनता है तो वो थोड़ा सा ट्रेनिंग तो होती है उसकी, वो ट्रेनिंग कुछ नहीं दिखाई दी, मतलब सीधा पहन लिया। फिर बाद में समझ में नहीं आया कि पानी के अंदर से एकदम से निकल कैसे गए, सिर्फ ऊपर का हिस्सा निकला हुआ था और उसमें से कैसे निकल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं लगा मुझे कि उसमें से कोई निकल सकता है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगा, यहाँ पे साइंस फिक्शन है लेकिन समझ में नहीं आया यहाँ पे कुछ। उसके बाद एक और चीज, रामायण को ये 7000 साल पुराना मानते हैं इस बुक के हिसाब से, पर आप जब किसी बुक का रेफरेंस ले रहे हो तो किसी अननोन, यानी इस ऐसे बुक का ले लिया आपने रेफरेंस, तो पर हमारे आप शास्त्र इतने सारे हैं यहाँ पे, हिंदू के शास्त्र इतने सारे, उपनिषद हैं इतने सारे, आपके पुराण हैं, उनको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लगभग सभी जानते हैं कि रामायण त्रेता युग में हुआ था, और सभी को पता है कि लगभग 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और हमारे शास्त्रों में बताया गया इनकी एक समय सीमा भी है, जैसे कि कलयुग 4,32,000 साल का कलयुग होगा, द्वापर युग 8,64,000 साल का होगा, त्रेता युग का भी इसी तरह से एक साल निर्धारित है। तो अगर मैं रामायण को मानूं कि त्रेता युग है, यानी कलयुग के लगभग 5,000 साल प्लस में द्वापर युग, यानी 8,64,000 प्लस में 5,000, यानी लगभग अप्रोक्स 8,70,000 साल पुराना रामायण राम का युग हम मानते हैं। पर यहाँ पे दिखाया गया 7,000 साल। एटलीस्ट कम से कम एक बार हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ लेते दिखाने के लिए। जब आप किसी बुक का रेफरेंस ले सकते हो तो आप अपने स्क्रिप्चर्स का भी बुक ले सकते हो, वो भी अगर आप लिटरेचर मानते हो तो लिटरेचर की तरह उसको ले भी तो सकते हो। खैर ये चीजें समझ में नहीं आई, तो खैर कहानी का तीसरा हिस्सा लगभग यहाँ खत्म हुआ। कहानी फिर आगे बढ़ेगी अब चौथे हिस्से के लिए। कहानी अब तक हम देख चुके हैं और पूरी कहानी लगभग खुल चुकी है। तो ये था, पहला हमने देखा कि इंट्रो, दूसरा हमने देखा कि वहां पे उसकी फाउंडेशन हुई, यानी उसकी राम सेतु की बातें निकली। उसके बाद यहाँ राम सेतु के रिसर्च को लेकर थोड़ी सी बातें हुई, और अब डॉक्टर आर्यन भी इस बात को मान पड़े हैं कि ये शायद राम मेडेड ही है, राम सेतु। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, यहाँ से शुरू होता है एडवेंचर्स और एक्सप्लोर का। तो यहाँ से शायद देखने में अच्छी भी लगेगी मूवी। उसके बाद क्या होता है कि ये तीनों, यानी डॉक्टर आर्यन और गैब्रियल और ये सैंड्रा, तीनों एक रिसर्च के लिए एक छोटे से सबमरीन में समुद्र के नीचे जाते हैं, वो भी रात को, पत्थर लेने के लिए। अब कोई सेंस नहीं बनता पर फिर भी जाते हैं रात को। उसके बाद जैसे ही समुद्र के नीचे पहुंचते हैं, उनका सबमरीन शायद खराब हो जाता है, खराब ही हो जाता है। और उसके बाद उसमें ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, पता लगता है कि शिप से कनेक्शन भी टूट गया है। उसके बाद डॉक्टर आर्यन समझ जाते हैं कि ये हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद पता लगता है कि डॉक्टर गैब्रियल वो छोटा सा जो फ्लोट रॉक होता है, यानी तैरने वाला जो पत्थर होता है, वो लेके आ गए होते हैं साथ में। तब फिर वो क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि अब कुछ नहीं, बचने की कोई उपाय नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सबमरीन को सी सरफेस पे ले आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो रहा होता है। वो सी सरफेस पे आते हैं और उसी दिन, उसी रात को तूफान आ रहा होता है, तो वहां पे वो समुद्र के अंदर गिर जाते हैं। पर वो क्या है, तैरते हुए पत्थर को रखते हैं पकड़ के। तभी वहां पे अचानक एंट्री होती है सत्यदेव की। सत्यदेव जो आप जानते होंगे, शायद वो एक्टर हैं। उसके बाद उनका नाम होता है आंजनेय पुष्प कुमारन। बड़ा अजीब सा नाम है, साउथ इंडियन नेम हो। उसके बाद इनको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, सब एपी। ये उनको बचा के ले जाते एक आइलैंड पे, वहां पे फिर आग जला के बैठते हैं सारे। उसके बाद एपी पूछता है कि तुम वहां कर क्या रहे थे राम सेतु पे अंदर? तो वो कहते हैं हम राम सेतु के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, डॉक्टर आर्यन उसको बताते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं हेल्प करूंगा, एपी हेल्प करेंगे, मतलब अब रिसर्च के लिए। तो डॉक्टर आर्यन को एपी कहते हैं कि मैं हेल्प करूंगा,
मैं तुम्हें ले चलूंगा राम सेतु के वहां पे, जहाँ पे बहुत सारे पत्थर होंगे, आप जितना लेना हो ले लेना। तो फिर वो पूछते हैं कि तुम हमारी हेल्प क्यों करोगे? तो वो कहते हैं कि हम तो गाइड हैं और इसके बदले में एक चार्ज तुमसे लूंगा। वो फिर एक डायरी निकालते हैं और डायरी में कुछ अपनी लिखते हैं, पता नहीं क्या। खैर उसके बाद अगली सुबह ये तीनों चले जाते हैं, तीनों क्या चारों, एपी के साथ राम सेतु के पास पहुंचने के लिए निकल जाते हैं पत्थरों के लिए। वहां पे फिर सी में बाली अपने साथियों के साथ इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। फिर वहां पे एक लंबी चीज होती है समुद्र के अंदर, शायद देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा लंबी चीज होती है। उसके बाद वो फिर किसी एक आइलैंड पे आ जाते हैं चेज करते हुए। फिर उस आइलैंड पे भी चेजिंग चालू होती है और फायरिंग चालू होती है। उसके बाद अचानक से वहां पे कुछ आर्मी वाले ड्रेस में एक हेलीकॉप्टर पे लोग आ जाते हैं। तो वो बाद में पता चलता है कि वो एक जाफना रिबेल्स हैं, यानी जाफना के जो बागीज होते हैं ना, वो होते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, भाग के उसी हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं सारे के सारे। तो डॉक्टर गैब्रियल से ना वो स्टोन जो होता है, तैरने वाला पत्थर, वो गिर जाता है। पर क्या है, वो पत्थर एंड में पता चलेगा किसके पास होता है। उसके बाद ये सारे चढ़ जाते हैं हेलीकॉप्टर पे। पर क्या है, डॉक्टर उसकी बाली की गोली लग जाती है डॉक्टर गैब्रियल को और वहीं डेथ हो जाती है। फिर वहां से वो हेलीकॉप्टर चली जाती है। इधर इंद्रकांत वर्मा बाली को फोन करके कहता है कि अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है, डॉक्टर आर्यन और उनकी टीम को आप वहीं मार दो, कोई नहीं चाहिए अब हमसे कोई रिपोर्ट। और जो डॉक्टर चंद्रा की रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में आप सबमिट कर दो। तो उसके बाद ये अब डॉक्टर आर्यन को मारने को निकल पड़ते हैं। उसके बाद सीन दिखाते हैं कि ये तीनों जो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, वो पहुंचते हैं आपका रिबेल कैंप में। वहां पे फिर वो कुछ देर ठहरने के बाद, कुछ थोड़ा अफसोस करने के बाद, क्योंकि डॉक्टर गैब्रियल की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो फोन करते हैं अपनी वाइफ को, डॉक्टर आर्यन। और वाइफ से फिर कुछ ऐसी इधर की बातें होती हैं। तो डॉक्टर उनकी वाइफ बताती है कि यहाँ पे डॉक्टर चंद्रा की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो चुकी है। तो ये कहते हैं, डॉक्टर आर्यन कहते हैं नहीं, ये तो हमारी रिपोर्ट नहीं है। तो फिर वो कहते हैं और रिसर्च करनी पड़ेगी। इतने में उनको दिखता है वहां पे रावण की कोई पूजा कर रहे होते हैं काफी लोग। तो फिर इनका एक प्लान बनता है कि अब राम सेतु को नहीं, अब रावण का प्रूफ ढूंढेंगे कि श्रीलंका में रावण थे, तो उनका प्रूफ ढूंढेंगे। उसके बाद फिर वहां पे यहाँ से मतलब कहानी एंड की तरफ चलनी शुरू हो जाती है थोड़ी, और थोड़ा सा एडवेंचर रहता है। उसके बाद एक एक्सप्लोरिंग भी है यहाँ पे, मतलब खोज शुरू होती है रावण के होने की श्रीलंका के अंदर। उसके बाद वहीं पे तीनों बैठे होते हैं और फिर डॉक्टर आर्यन एपी से पूछते हैं आखिर ये हम श्रीलंका में अगर रावण की लंका को ढूंढेंगे तो कहाँ से शुरू करें और कैसे, मतलब। उसके बाद एपी उनको बताता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा पर एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा। फिर से वो डायरी निकालते हैं और डायरी में कुछ लिखते हैं। उसके बाद जो एपी का रोल है यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है, यानी जब से वो आए तब से, मतलब जब से उनकी इंटरव्यू होती है तब से थोड़ा सा मतलब देखने में पिक्चर अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, थोड़ी कॉमेडी सी भी आती है, मतलब अच्छा लगता है देखने को। उसके बाद एपी कहता है, एपी उनको बताता है डॉक्टर आर्यन को कि यहाँ पे जाफना पब्लिक लाइब्रेरी है, वहां पे ना एक पाम लीफ पे लिखी हुई पुस्तक है जो काफी पुरानी है, उसमें हजारों सालों की बातें उसमें लिखी हुई हैं, तो उसमें रावण का होना मिल सकता है, रावण यानी रावण का कुछ आता पता उसमें कुछ मिल सकता है। तो फिर ये तीनों पहुंचते हैं उसी जाफना पब्लिक लाइब्रेरी में। वहां पे काफी ढूंढते हैं लेकिन वहां पे कुछ मिलता नहीं है। पर एक आदमी इनको चुपके से देख रहा होता है, तो ये फिर वहां पे एपी को पता चल जाता है कि ये जो पाम लीव है किसी पर्सनल आदमी के पास इंडिविजुअली रखा हुआ है वो। उसके बाद वहां पे इनको पता चल जाता है कि डॉक्टर आर्यन को कि हम लोग यहाँ पे वांटेड कर दिया गया है, मतलब कोई सोर्स होगा, क्या सोर्स है नहीं पता। ये सब कुछ कहानी की जो कड़ी है ना मिसिंग है, इसलिए थोड़ी कहानी जो है ना अटपटी सी भी लगती है, कुछ मिसिंग दिखती है। अचानक से वहां पे वांटेड दिखा दिए जाते हैं पर कैसे क्या वो कुछ पता ही नहीं चलता, बस फिर भी है ठीक है। उसके बाद ये लोग चलते हैं पब्लिक लाइब्रेरी से निकल के उस इंडिविजुअल आदमी को ढूंढने के लिए। तभी अचानक एपी कहता है कि मैं वो इनसे मिलके मैं तुम्हें कॉल करूंगा तब तुम आ जाना। इतने में फिर फायरिंग शुरू हो जाती है उनके ऊपर, डॉक्टर आर्यन के ऊपर। ये लोग फिर भागते हैं वहां से, चेस करते हैं। उसके बाद उनके पीछे आदमी भागते हैं, उसके बाली के आदमी होते हैं एक्चुअली में मारने के लिए ही आ जाते हैं, मतलब फायरिंग शुरू करते हैं कि मारना ही है इनको। फिर वहां पे एक लंबी चेजिंग होती है। फिर थोड़ी चेजिंग के बाद ये लोग उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं जिसके पास वो पाम लीफ होता है।
उसके ऊपर पाम लीफ के ऊपर लिखी हुई जो बुक होती है ना, वो उसके पास होती है। फिर वो बुक देखते हैं, उसमें कई सारे मतलब पुराने तरह का दिखाया जाता है, मतलब एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और कि मतलब ऐतिहासिक उसमें कुछ लिखा हुआ है, चित्र बने हुए हैं, मैप। तो उसमें रावण की लंका, द पैलेस ऑफ रावण, एक त्रिकोण में दिखाया जाता है। उसमें त्रिकोण में बना होता है। तो कहते हैं अच्छा ये रावण का लंका है जो त्रिकोण में दिखाई जा रही है। तो उसके बाद वो पाम लीफ को देखते हैं, उसमें उसकी स्नैप में फोटो खींचते हैं काफी, और फिर बाद में वो पूछते हैं कि ये अशोक वाटिका आज की डेट में कहाँ होगी। तो फिर एपी बता देते हैं कि अशोक वाटिका आज की डेट में कहाँ होगी, नेवरेला में। आज का डेट उसका नाम है नेवरेला, यानी अशोक वाटिका। वो लोग फिर निकलते हैं अशोक वाटिका की तरफ। उसके बाद अशोक वाटिका की तरफ निकल जाते हैं। तब वहां पे उसी मतलब इंसान के पास जिसके पास वो पाम लीफ होता है, वो बाली भी पहुंच जाता है। कैसे पता नहीं, बस पहुंच जाते हैं। उसके बाद उस लीफ पे वो भी देखते हैं चीजें, मतलब मैप तो वो भी देख लेता है, लेकिन फिर वो उससे पूछता है कि ये लोग डिस्कस करके पहले कहाँ गए। तो वो बताता है कि अशोक वाटिका की तरफ गए, यानी वो नेवरेला की तरफ गए हैं। उसके बाद ये भी उनके पीछे निकल पड़ता है, लेकिन वो उससे जाने से पहले वो इंद्रकांत से बात करता है, जो कंपनी का ओनर होता है, जिनके ये आदमी होते हैं, मतलब गुंडे होते हैं, उनसे बात करता है। तो वो कहता है कि ठीक है जाओ, उनको मिले तो आप मार दो। उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं। फिर रास्ते में जाते वक्त ना डॉक्टर एरियन थोड़ा सोचते हैं कि मतलब ये कहाँ जा रहे हैं, फिर ये मैप कैसा है। तो उनको दिखता है कि मैप पे ना कहीं टनल दिखता है, कि कोई गुफा है, गुफा के रास्ते से शायद हम रावण की लंका मतलब पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, फिर एपी उसको बताता है मैप देख के कि ये तो क्रोकोडाइल का मुंह लग रहा है इस मैप में। तो फिर डॉक्टर एरियन उससे पूछते हैं कि यहाँ पे क्रोकोडाइल कहाँ मिलते हैं, मतलब नेवरेला में। तो फिर वो बताते हैं कोई रावना फॉल करके है, वहां पे क्रोकोडाइल मिल सकते हैं। तो ये लोग फिर अशोक वाटिका न जाके सीधा रावना फॉल पे जाते हैं। तो उधर बाली फिर अशोक वाटिका पहुंच के इनका इंतजार कर रहा होता है, पर वहां मिलते नहीं है और ना ही कोई दिखता भी है। तो फिर वो फोन करता है इंद्रकांत को, और वो कहते हैं यहाँ तो कोई मिला नहीं। तो फिर वो समझ जाते हैं कि वो उनको टनल मिल गया और किसी टनल के अंदर है। तब वो एक प्लान बनाते हैं कि मतलब एक उसी तरह का सोचने वाला, जैसे डॉक्टर आर्यन जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह का इंसान चाहिए। उसको वो मैप दिखाओ तो वो पता चल जाएगा कि टनल में वो कहाँ से निकलेंगे, क्योंकि कई रास्ते होते हैं निकलने के लिए। तो ये एक उनका प्लान होता है। तभी डॉक्टर आर्यन पहुंच जाते हैं रावणेला फॉल्स पे। वहां वो एक क्रोकोडाइल का पीछा करते हुए टनल के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर टनल के अंदर थोड़ा एक्सप्लोरिंग दिखाते हैं, मतलब धूल मिट्टी हटाते हैं। फिर ऊपर छत की तरफ देखते हैं, कुछ लिखी हुई होती है चीजें। फिर टनल के अंदर और टनल आते हैं, वहां पे फिर त्रिकोण बना हुआ एक सीन भी आता है। तो वो सोचते हैं कि इसको तोड़ के अंदर जाएंगे। तो कहते हैं कोर्ट का तो एक ही दिन का डेट है, आज की डेट है, तो तोड़ के कैसे जाएंगे। उसके बाद फिर एपी बताता है कि एक पर्वत है जो कि श्रीपदा पर्वत है, वहां से कुछ ये टनल वहीं को जाता है अंदर से शायद। तो फिर श्रीपदा पर्वत पे फिर याद आता है, डॉक्टर आर्यन कहते हैं अरे त्रिकुटा पर्वत है, अगर वो वही त्रिकुटा पर्वत है तो वहां से रावण की लंका दिखती है। तो फिर ये लोग सीधा पहुंच जाते हैं त्रिकुटा पर्वत पे, कैसे पता नहीं, बस पहुंच जाते हैं त्रिकुटा पर्वत पे। फिर त्रिकुटा पर्वत पे देखते हैं उस मैप को कि अरे ट्रायंगल शेप में है। तो डॉक्टर आर्यन कहते हैं अगर मैप में ट्रायंगल शेप में लंका है तो इसका मतलब त्रिकुटा पर्वत की जो परछाई आ रही है ना त्रिकोण में, वहीं पे रावण की लंका है। ये लोग फिर और आगे बढ़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो अचानक से डॉक्टर सेंड्रा को एक मतलब बहुत सारे पौधे दिखते हैं। दौड़ के जाते हैं उन पौधों के पास और वो पौधे तोड़ के कहती है अरे ये तो संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी वाला पौधा है। मैं देख लेते हैं, पता नहीं चलता है, मतलब एक्सप्लोरिंग है पर कुछ मतलब सूट नहीं कर रहा, मतलब अजीब सी लग रही है पिक्चर। ठीक है, वो सीधा उठा के कह देती है अरे ये तो संजीवनी बूटी वाला पौधा है। ठीक है भाई। उसके बाद अचानक से वहां पे हेलीकॉप्टर पे बाली आ जाता है, पहुंच जाता है, कैसे पता नहीं, और वो भी डॉक्टर आर्यन की वाइफ के साथ। मतलब दिखाए वो मतलब ये है कि उनकी वाइफ को किडनैप करके लाया होता है। ये सब कैसे होता है पता नहीं, दिखाते ही नहीं है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिक्चर बहुत तेजी से भगती है, पता ही नहीं चलता। खैर 2.5 घंटे की मूवी चली गई है, लेकिन फिर भी पिक्चर ऐसे देखने पे ऐसा लगता है जल्दी जल्दी सीन दिखाए जा रहे हो, जल्दी जल्दी सीन दिखाए जा रहे हो, कहीं ठहराव नहीं, कहीं कुछ नहीं, मतलब इस तरह का। उसके बाद ये सब सरेंडर कर देते हैं, हेलीकॉप्टर पे बैठ जाते हैं, क्योंकि किडनैप करके लाया हुआ है उनकी वाइफ को, तो सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद
अंदर ही हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में फाइट शुरू हो जाती है। वहां से एपी गिर जाता है नीचे। एपी का बैग रह जाता है डॉक्टर आर्यन के पास। उसके बाद और फाइट होती है। फिर वो हेलीकॉप्टर जो है वो लैंडिंग कर जाती है, क्रैश लैंडिंग टाइप की। उसके बाद ये लोग बाहर आके बैठ जाते हैं। फिर डॉक्टर आर्यन कहते हैं यार अब तो कोर्ट की डेट आ गई है, अब कोई प्रूफ भी नहीं है हमारे पास, कैसे और कैसे होगा। उसके बाद याद आता है कि एपी का बैग है उनके पास। तो फिर वो एपी का बैग लेने के वापस उसी मतलब क्रैश हेलीकॉप्टर के अंदर जाते हैं। वहाँ से बैग भी बचाते हैं और फिर बाली को भी बचा के ले आते हैं। फिर वो बैग खोलते हैं। बैग में देखते हैं वो तैरता हुआ पत्थर भी है और वो संजीवनी बूटी का पौधा भी है और साथ में वो पाम लीव वाली बुक भी है। तो कहते हैं प्रूफ तो हो गया, अब प्रूफ है इसका मतलब हम प्रूफ कर सकते हैं, पर हम कोर्ट कैसे पहुंचे। बस सीधा कोर्ट में पहुंच जाते हैं। कि कैसे कोर्ट पहुंच जाते हैं पता नहीं भाई, सीधा कोर्ट में स्टार्ट हो जाते, कोर्ट में अप्रेंस हो जाते हैं खड़े टक। अक्षय कुमार कोर्ट में खड़े हो जाते हैं डॉक्टर आर्यन कोर्ट में फिर दलील शुरू हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ना कोई मतलब कोई वकील भी हायर नहीं करते, खुद ही मतलब सुप्रीम कोर्ट है यार, कुछ तो मतलब दिखाना चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट की कैसा प्रोसीजर होता है, कुछ भी। उसके बाद वहां पे थोड़ी दलीलें होने लगती हैं। खैर दलीलों का क्या कहूँ, बिना सर पैर वाली दलीलें हैं। उसके बाद फैसला आ जाता है कि राम सेतु को नहीं तोड़ा जाएगा। फिर क्या, फिल्म समझ लो एंड हो गई। उसके बाद जस्ट एंड में एक दिखाया जाता है कि मतलब डॉक्टर आर्यन एपी का बैग खोलते हैं, उसमें उनकी डायरी मतलब खोल के देखते हैं कि उसमें लिख क्या रहे थे। तो देखते हैं उसमें जय श्री राम लिखा रहता है। यानी पब्लिक को मतलब इन सेंस इनडायरेक्टली बताना या जताना चाहते हैं कि हाँ एपी जो थे ना वो हनुमान जी थे। पर यहाँ तो पूरी पिक्चर में जो अपीयरेंस आई है एकदम से जल्दी और एकदम से कुछ भी कहीं से भी आ जा रही है। तो पता नहीं है पिक्चर मतलब कैसी है, खास नहीं लगी पिक्चर एक्चुअली में। आप एक इंडियन गॉड है राम, आप उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ है राम सेतु, उसके ऊपर आप बनाने जा रहे हो कोई मूवी, तो थोड़ी आपको रिसर्च भी करनी चाहिए थी और अच्छे से दिखाना भी थोड़ा अच्छा चाहिए था। क्योंकि पिक्चर लोग देखने के लिए जाते हैं, वो वहाँ पे देखने का मज़ा नहीं आया। मतलब राम सेतु का जो टाइटल था ना, वो टाइटल इन्होंने ख़राब कर दिया। मेरे को लगता है इससे बेहतर और इसी टाइटल पे एक अच्छी मूवी बन सकती थी। खैर आज की फिल्म की कहानी यहीं ख़त्म होती है राम सेतु की। कभी होगा तो आप मूवी देख लेना, वरना मूवी तो मैंने आपको कहानियों में दिखाई दी है। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म और मिलते हैं हम अगली किसी और फिल्म के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, अगर आपको कोई और मूवी की कहानी सुननी हो या वेब सीरीज़ की कोई कहानी सुननी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं उसी तरह की कहानी उसको भी सुना पाऊँ। तो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।